हेलो डीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। सोशल साइंस में आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आए हैं इसका नाम है इम्पेरियलिज्म, साम्राज्यवाद। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इंग्लिश में इम्पेरियल के आगे इज्म लिखा हुआ है और साम्राज्य के साथ वाद शब्द जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम ये जो दो शब्द जुड़े हुए हैं आपस में, इंग्लिश में इज्म और हिंदी में वाद, तो इसके आधार पर हम ये अर्थ इसका समझ सकते हैं कि ये एक विचारधारा को प्रस्तुत करता है। जहाँ पर भी इज्म या वाद शब्द आता है तो जिस शब्द के साथ वाद जुड़ा होगा यानी कि उस शाब्दिक विचारधारा को वो प्रस्तुत करता है, या इसको हम लोग दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। तो हम ये इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ समझें तो हम ये समझ सकते हैं कि साम्राज्यवाद जो है ये एक विचारधारा है और इसकी विचारधारा के अनुसार हम अगर इसका अर्थ समझने की कोशिश करें इसके, तो कहीं ना कहीं साम्राज्यवादी विचारधारा जो है वो एक विस्तारवादी नीति को प्रदर्शित करती है। इसका अपोजिट, इसको हम थोड़ा सा और क्लियर समझने के लिए इसका जो अपोजिट वर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में साम्यवाद। तो ये साम्यवाद और साम्राज्यवाद जो है ये आपस में जो विपरीतार्थक शब्द हैं। साम्यवाद का अर्थ होता है कि जो दुनिया में जो देश जिनकी विचारधारा ऐसी है कि वो किसी अन्य राष्ट्र पर, चाहे वो उससे कमज़ोर हो, उस पर वो अपना आधिपत्य स्थापित करना नहीं चाहता है, उसे स्वतंत्र रहने का अवसर देता है, उसकी जो परंपराएं हैं, उसकी राजनीति है, उसकी आर्थिक स्थिति है, उसकी संस्कृति है, उन पर वो किसी प्रकार का अपना आधिपत्य स्थापित करना नहीं चाहता है, उस पर अपना वर्चस्व लागू करना नहीं चाहता है। ये एक प्रकार की विचारधारा है जिसे साम्यवादी विचारधारा कहा जाता है। तो अगर हम देखें तो दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि साम्यवादी विचारधारा को मानने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग लें तो भारत एक ऐसा देश है जो कि साम्यवादी विचारधारा को मानने वाला है। इसी के तहत हम देख सकते हैं कि भारत के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं जिन पर कभी भी भारत ने अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास नहीं किया या उन्हें अपने अंडर में लेने की कोशिश नहीं की है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो साम्राज्यवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत एक शक्तिशाली राष्ट्र जो है वो अपने से कमज़ोर राष्ट्र को अपने अंडर में लेने की कोशिश करता है, अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करता है और वहाँ के जो प्राकृतिक और मानवीय संसाधन है वहाँ उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक विचारधारा है, एक विस्तारवादी विचारधारा इसे हम कह सकते हैं कि किसी भी शक्तिशाली राष्ट्र का अपने राष्ट्र की सीमाओं और आर्थिक और राजनीतिक हर प्रकार से अपना विस्तार करने का प्रयास करना, ये साम्राज्यवादी नीति कहलाती है, साम्राज्यवादी विचारधारा कहलाती है। ये हस्तक्षेप जो है राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कई प्रकार से हो सकता है। इसका सबसे प्रत्यक्ष रूप किसी क्षेत्र को अपने राजनीतिक अधिकार में ले लेना एवं उस क्षेत्र के निवासियों को विविध अधिकारों से वंचित करना है। साम्राज्यवादी विचारधारा के अंतर्गत जब शक्तिशाली राष्ट्र किसी अपने से कमजोर राष्ट्र को अपने नियंत्रण में ले लेता है तो वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन या अन्य संसाधन जो है उनका अपने हित के लिए दोहन प्रारंभ कर देता है, जबकि जो उसके वास्तविक अधिकारी हैं, जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं जिनका उस पर वास्तविक रूप से अधिकार है, उन्हें वो वंचित करना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो साम्राज्यवादी कहलाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत एक राष्ट्र अपनी सीमाओं के बाहर जाकर दूसरे देशों और राज्यों में हस्तक्षेप करता है। अब हम बात करते हैं कि जो साम्राज्यवादी सिद्धांत है इसके लिए एक जो लेनिन थे उन्होंने विज्ञान सम्मत सिद्धांत को प्रस्तुत किया था और इन्होंने अपनी पुस्तक में जिसका नाम साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण 1916 में जो प्रकाशित हुई थी, इसमें लिखा था कि साम्राज्यवाद एक निश्चित आर्थिक अवस्था है जो पूंजीवाद के चरम विकास के समय उत्पन्न होती है।
जिन राष्ट्रों में पूंजीवाद का चरम विकास नहीं हुआ वहां साम्राज्यवाद को ही लेनिन ने समाजवादी क्रांति की पूर्व वेला माना है। इसके अतिरिक्त चार्ल्स ए बेयर्ड के अनुसार इनकी एक परिभाषा है कि सभ्य राष्ट्रों की कमजोर एवं पिछड़े लोगों पर शासन करने की इच्छा व नीति ही साम्राज्यवादी कहलाती है, साम्राज्यवादी नीति कहलाती है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने अपने हिसाब से साम्राज्यवाद का वर्णन किया है, लेनिन और बेयर्ड ने। अब हम बात करते हैं साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद। तो अगर हम देखें इसके इतिहास में जाएं तो 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में एक ऐसा समय रहा है जब दुनिया के बहुत सारे नए नए देशों की खोज हुई है और एक देश के माध्यम से दूसरे नए नए देशों की खोज की गई। वहाँ की संस्कृति, वहाँ का तौर तरीका, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की धार्मिक आर्थिक स्थिति, वहाँ के संसाधन, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाया गया। तो कहीं ना कहीं पहले उन देशों की खोज करने के बाद उनके बारे में प्रॉपर जानकारी एकत्र की गई। बाद में धीमे धीमे वहाँ पर अपने उपनिवेश स्थापित किए गए और कहीं ना कहीं उसके बाद जो है उपनिवेश स्थापित करने के बाद धीमे धीमे उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया गया और इस प्रकार से ये साम्राज्यवाद की शुरुआत हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस प्रकार उपनिवेश के माध्यम से साम्राज्यवाद की शुरुआत हुई। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो साम्राज्यवाद को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक पुराना साम्राज्यवाद और एक नवीन साम्राज्यवाद। तो जो पुराना साम्राज्यवाद है इसका जैसा कि अभी हमने बताया कि लगभग 15वीं शताब्दी से इसका प्रारंभ माना जाता है और स्पेन और पुर्तगाल जैसे क्षेत्रों ने कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत की थी और धीमे धीमे जब समय आगे बढ़ा तो फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देशों ने भी इसमें अपने कदम बढ़ाए, साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया इन्होंने और दूसरे देशों में अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया। और विशेष रूप से अगर देखा जाए तो यूरोपीय देश जो ब्रिटेन है इसने जो है इस क्षेत्र में या साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है और कहीं ना कहीं बहुत सारे देशों पर इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया, जिसमें से हम देख सकते हैं एक उदाहरण के तौर पर भारत में भी इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया था और भारत में भी इन्होंने कई सालों तक शासन चलाया था। और अब हम बात करते हैं नवीन साम्राज्यवाद की। तो 19वीं शताब्दी में इस साम्राज्यवाद ने नवीन रूप धारण किया। 1890 ईस्वी के बाद यूरोप के देशों में साम्राज्यवादी भावना नए रूप में सामने आई। यह नव साम्राज्यवाद पहले के उपनिवेशवाद से आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भिन्न था। पुराना साम्राज्यवाद वाणिज्यवादी था। नव साम्राज्यवाद के दौर में अब सुनियोजित ढंग से यूरोपीय देश पिछड़े इलाकों में प्रवेश कर उन पर प्रभुत्व जमाने लगे। इन क्षेत्रों में उन्होंने पूंजी लगाई, बड़े पैमाने पर खेती आरंभ की, खनिज तथा अन्य उद्योग स्थापित किए, संचार और आवागमन के साधनों का विकास किया तथा सांस्कृतिक जीवन में भी हस्तक्षेप किया। अपने प्रशासित इलाकों की परंपरागत अर्थव्यवस्था और उत्पादन अर्थव्यवस्था को विनष्ट करके बहुसंख्यक स्थानीय लोगों को विदेशी मालिकों पर आश्रित बना दिया। तो इस प्रकार से ये नव साम्राज्यवाद का उदय लगभग 19वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। अब हम बात करते हैं साम्राज्यवाद के साधन। तो साम्राज्यवाद के साधनों को हम 3 प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है सैनिक साम्राज्यवाद, दूसरा आर्थिक साम्राज्यवाद और तीसरा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सैनिक साम्राज्यवाद जो है सैन्य शक्ति के माध्यम से अपने से कमज़ोर देश पर अपना साम्राज्य स्थापित करना, अपने साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास करना, अपने देश का विस्तार करना, यानी कि सैन्य शक्ति के माध्यम से। तो ये सैनिक साम्राज्यवाद का एक उदाहरण है। इसके बाद आर्थिक साम्राज्यवाद, इसके अंतर्गत किसी शक्तिशाली देश का या किसी आर्थिक रूप से किसी मजबूत देश का किसी दूसरे देश में वहाँ पर उपनिवेश स्थापित करना, वहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित करना, वहाँ पर बहुत सारे आर्थिक गतिविधियों को संचालित करना और धीमे धीमे उस देश की अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में ले लेना, ये आर्थिक साम्राज्यवाद के अंतर्गत आता है। तीसरा है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। कोई भी देश जब साम्राज्यवादी नीति के तहत जब किसी दूसरे अन्य देश पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है, तो वो जब तीसरा स्टेप उसका आता है तो वो वहाँ की संस्कृति पर अपना
आधिपत्य स्थापित करना चाहता है और कहीं ना कहीं जो उस क्षेत्र की जहाँ पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया होता है उस क्षेत्र की संस्कृति को वो दरकिनार करके और वो अपनी संस्कृति जिसको वो मानता है उस संस्कृति को वहाँ पर थोपने का प्रयत्न करता है, या वहाँ के स्थानीय लोग जो उनके अधीन हैं उनके ऊपर वो अपनी संस्कृति को लागू करने का प्रयास करता है, साम्राज्यवादी देश। तो छात्रों ये प्रकरण जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है टॉपिक, और हम नेक्स्ट डे किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।